नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मरुद्रा जी के क्लासेज में। मैं आपका दोस्त विनोद कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और आज ये सेकंड लास्ट वीडियो है। मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने मानव भूगोल के परिभाषाएं, मानव भूगोल के बारे में और मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जाना था और वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, कि मानव भूगोल के अंदर किन किन विषयों के बारे में, कौन कौन से बिंदु है जिनके बारे में अध्ययन करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी विषय क्षेत्र को जानने के लिए कुछ तथ्य हमारे पास हैं। और आइए इन तथ्यों को देखते हैं और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र के अंदर पहला विषय क्षेत्र है जनसंख्या व उसकी क्षमता, दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालिक अनुक्रम, पांचवा है समायोजन व प्रादेशिक संगठन और छठा है अन्य प्रदेशों से संबंध। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक एक को। पहला लेते हैं जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या देखिए, जनसंख्या के अंदर हम मानव भूगोल के अंदर जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे कुछ नहीं, अभी सिर्फ मैं आपको यह बता रहा हूं कि कौन कौन से बिंदुओं में, कौन कौन से विषय में क्या क्या पढ़ेंगे, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टरों में, आगे आने वाले अध्यायों के अंदर पढ़ेंगे। अभी ये विषय क्षेत्र में ये बता रहा है कि हम आने वाले आगे जितने भी चैप्टर आएंगे, जितने भी अध्याय आएंगे, उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। और मानव भूगोल अगर हम पढ़ रहे हैं तो मानव भूगोल का कौन सा विषय क्षेत्र है जिसको हम आगे चलकर डिटेल से पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो अभी अब बात कर रहे हैं हम किसकी, जनसंख्या की। तो जनसंख्या के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, जो ही आगे जनसंख्या वाले टॉपिक आएंगे हम जनसंख्या के विश्व लेवल पे भी पढ़ेंगे और भारत के लेवल पे भी पढ़ेंगे। तो जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। एक तो जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वितरण पढ़ेंगे, जनसमूह पढ़ेंगे, जनसमूह पढ़ेंगे, प्रवास, अधिवास व सामाजिक संरचना, को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक संरचना को सम्मिलित किया गया है। ध्यान देंगे, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ये विषय क्षेत्र ये बता रहा है हमें कि आगे आने वाले अध्यायों के अंदर हम मानव भूगोल के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन मानव भूगोल के किन विषय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो सिर्फ अभी यही बता रहा है कि हम आगे आने वाले पर, जैसे पहला है जनसंख्या। तो जनसंख्या के अंदर हम आगे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या का वितरण, की कौन कौन सी जगह, कौन कौन से प्रदेशों में जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है और कहां अधिक है, कहां नहीं है, क्यों है ऐसी स्थिति, क्यों बनी है। तो ये जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे। जनसमूह है, कहां सर्वाधिक जनसमूह है, जनसमूह का मतलब लोग सर्वाधिक मात्रा में वितरित है, कहां बिल्कुल विरल है, तो क्यों है, ये सारा जनसंख्या संबंधित है। और वितरण, जनसमूह, प्रवास, अधिवास, सामाजिक संरचना को सम्मिलित किया जाता है। किस में सम्मिलित किया जाता है, जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। और जनसंख्या क्या है, जनसंख्या विषय क्षेत्र है किसका, मानव भूगोल का। हम जनसंख्या के बारे में भौतिक भूगोल में अध्ययन नहीं करते हैं, किस में करते हैं, मानव भूगोल में। तो ये क्या बता रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल। तो अब विषय क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल के अंदर पहला पढ़ेंगे जनसंख्या। आगामी अध्यायों में हम जनसंख्या पढ़ेंगे। जनसंख्या एक तो वर्ल्ड लेवल की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे और एक इंडिया लेवल के बारे में, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। फर्स्ट पूरा हो गया। सेकंड है अपना प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। अब दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन
अब प्राकृतिक संसाधनों की हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आ गया? भूमि, जल, वन, खनिज इत्यादि को सम्मिलित किया गया है, इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्या आप कहेंगे सर ये तो भूमि है, जल है, वन है, ये क्या है? ये तो फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का पार्ट है, और हम यहां पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। अभी आप कह रहे थे कि जल, वन, नदियां, झीलें, झरने, तालाब, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में। और आप अभी बता रहे हैं कि किस में पढ़ेंगे? मानव भूगोल में। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए, मान लीजिए ये वन, आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए कि विश्व में किस किस कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं, और किस प्रकार की वहां की जलवायु है, किस प्रकार की वहां की वर्षा है। तो ये फिजिकल है, भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे हम। अभी इनके मानव भूगोल में इसके बारे में ये नहीं जानेंगे कि वन कितने प्रकार के हैं, कैसे पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं। नहीं, हम ये जानेंगे कि वनों का मानवीय क्रियाकलाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझने का प्रयास कीजिए कि भूमि के बारे में, मिट्टी कैसे बनी है ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि भूमि का मानवीय जो क्रियाकलाप करेगा, मानव जो भी कार्य करेगा, उन कार्यों पर भूमि का क्या प्रभाव है, उन कार्यों पर जल का क्या प्रभाव है, कि जल की क्या अहमियत है। ये थोड़ी पढ़ेंगे कि जल किससे बना है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। नहीं, ये पढ़ेंगे कि जल का मानवीय क्रियाकलापों पर क्या प्रभाव है, वनों का क्या प्रभाव है, खनिज का मानवीय क्रियाकलापों पर क्या प्रभाव है। हम केवल मानवीय कार्यकलापों पर इन संसाधनों का प्रभाव पढ़ेंगे, न कि इन संसाधनों के बारे में, इनके निर्माण और उत्पत्ति के बारे में। जहां तक मेरे समझ में आ रहा है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तीसरा बिंदु लेते हैं। दो हो चुके हैं, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में देखिए आप, सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है? सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है? पृथ्वी पर मानव निर्मित जितने भी भूदृश्य हैं, पृथ्वी पर मानव निर्मित जितने भी भूदृश्य हैं, सभी सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी पर मानव निर्मित, पृथ्वी पर मानव निर्मित भूदृश्यों, पृथ्वी पर मानव निर्मित भूदृश्यों को सांस्कृतिक वातावरण में सम्मिलित किया गया है। सांस्कृतिक वातावरण में सम्मिलित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें परिवहन, अधिवास, निर्माण सामग्री etc इत्यादि। ध्यान देंगे, सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है कि पृथ्वी पर मानव निर्मित भूदृश्यों को, पृथ्वी पर तो कुछ दृश्य तो ऐसे हैं जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए शुरू से, जैसे पहाड़ है, पठार है, नदियां हैं, ठीक है। ये जो जंगल है, मरुस्थल है, ये क्या है? ये प्राकृतिक भूदृश्य है, ये कृत्रिम नहीं है, ये मानव ने नहीं बनाया है। लेकिन जो मानव ने बनाया है, जैसे परिवहन के लिए सड़कें हैं, रेल मार्ग है,
हवाई अड्डे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, ये सारे क्या हैं? ये सांस्कृतिक वातावरण। किसने बनाए? ये भूदृश्य किसने बनाए? आप बाहर निकलते हैं आपको दिखाई देते हैं। किसने बनाए? ये मानव ने बनाए हैं। तो सांस्कृतिक वातावरण, पृथ्वी पर जो मानव निर्मित, जो मानव ने बनाए हैं, मानव निर्मित जितने भी भूदृश्य हैं उन सबको किस में सम्मिलित किया गया है? सांस्कृतिक वातावरण में। परिवहन, अधिवास, जो भी मकान बनाते हैं, जितनी भी बिल्डिंगे हैं, हॉस्पिटल है, वो सब किस में आ गए? सांस्कृतिक वातावरण में। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल में, ना कि भौतिक भूगोल में। हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव भूगोल। तो परिवहन पढ़ेंगे। परिवहन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। विश्व स्तर पर पढ़ेंगे, भारतीय स्तर पर पढ़ेंगे। अधिवास, मकान के जो प्रतिरूप है, अधिवास है, उनके प्रतिरूपों के बारे में पढ़ेंगे। और जितनी निर्माण सामग्री है उनके बारे में पढ़ेंगे। सारी जानकारी हम किस में लेंगे? मानव भूगोल में लेंगे, क्योंकि ये सारे किससे संबंधित है? मानव से संबंधित। ये भूदृश्यों का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। ठीक है। अब है नेक्स्ट, चौथा, कालिक अनुक्रम। चौथा है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम में बात करें हम मानव और प्रकृति के बीच, मानव और प्रकृति के बीच, या फिर मानव और भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं रहे हैं, स्थिर नहीं रहे हैं। ये संबंध सदैव क्रियात्मक रहे हैं, सदैव क्रियात्मक है, जो कि समय के साथ गत्यात्मक व लोचपूर्ण होते जाते हैं, लोचपूर्ण होते जाते हैं। देखिए, कालिक अनुक्रम, कालिक अनुक्रम की बात करें कि मानव और प्रकृति के बीच, मानव और प्रकृति समझ लीजिए, मानव और उसका जो भौगोलिक संबंध है, भाई मानव है, धरातल पर रहता है, आसपास में उसका भौगोलिक पर्यावरण है, तो मानव और उसके भौगोलिक संबंध या मानव और उसकी प्रकृति के संबंध हमेशा स्थिर नहीं है। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मेरी कोई भूमि है, मेरा कोई जगह है, बहुत बड़ी जगह है, खेत है, आज मैं उसके ऊपर खेती कर रहा हूं, तो मेरे और जो उसके संबंध है वो किस प्रकार के हैं कि मैं क्या हूं? किसान हूं, और उससे क्या प्राप्त कर रहा हूं? उपज। उस पर हल चला रहा हूं, बीज बो रहा हूं, और उससे क्या प्राप्त कर रहा हूं? फसल प्राप्त कर रहा हूं। हमारे संबंध आज ऐसे हैं। क्या हमेशा ही ऐसे रहेंगे? नहीं, समय के साथ चेंज होंगे। कल को मैं सोच रहा हूं कि वहां मैं क्या कर लूं, मैंने विद्यालय स्थापित कर लिया, वहां मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तो अब हमारे संबंध समय के साथ क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। पहले मैं क्या कर रहा था? खेती कर रहा था, उत्पादन प्राप्त कर रहा था। आज क्या कर रहा हूं? वहां मैं शिक्षा दे रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं। वहां क्या बन चुका है? विद्यालय बन चुका है। और मैं किसान की जगह क्या हूं? अध्यापक हूं। उसी प्रकार धीरे धीरे मुझे लगे कि नहीं, यहां बड़ा मॉल बनना चाहिए, तो उसके साथ मेरे संबंध क्या हो गए? चेंज। मतलब जिस प्रकार आज वो मेरे और उस धरातल के बीच संबंध है, जीवन पर्यंत हमेशा वो ऐसे नहीं रहने वाले हैं। जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमारे संबंध भी क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। क्रियात्मक है, गत्यात्मक है और लोचपूर्ण है। लोचपूर्ण का मतलब ज्यादा कठोर भी नहीं है, उनको आसानी से वो परिवर्तित होते जाएंगे। समय के अनुसार वो हमारे संबंध अलग हो जाएंगे। आगे बच गया कौन सा? पांचवा, समायोजन व प्रादेशिक संगठन। समायोजन व प्रादेशिक संगठन। तो देखिए, नेक्स्ट है समायोजन व
प्रादेशिक संगठन, समायोजन व प्रादेशिक संगठन। देखिए, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप शुरू से लेके आज तक पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में आप सबको जानकारी प्राप्त है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर मानव के वितरण, मानव के अधिवास, बहुत सारी मानव संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये ऐसे बता रहा है कि हमारा उद्देश्य मानव भूगोल पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि मानव की वितरण या उसके बारे में कि वो कौन कौन सी दशाओं में रहता है, किस प्रकार रहता है, ये जानना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य ये जानना भी है कि मानव पर्यावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन करता है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज मानव लालचवश प्रकृति के साथ क्या कर रहा है, असंतुलन की स्थिति पैदा कर दी है, असंतुलित विकास किया है उसने। इस कारण उसने प्रकृति में भी क्या कर दिया है, असंतुलन पैदा कर दिया है, जिससे हमारा पर्यावरण का अवनयन हुआ है, पर्यावरण में गिरावट आई है और लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो उसके साथ किस प्रकार मानव है प्रकृति के साथ समायोजन करके अपने विकास को आगे बढ़ाए, या किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, किस प्रकार से हमें उसे बचना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने विकास को सतत विकास करें ताकि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचे और अपना विकास भी हो जाए। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो समायोजन में प्रादेशिक संगठन के ये जो टॉपिक है, जो कि हम मानव भूगोल में हम आगे आने वाले अध्यायों में, चैप्टरों में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है छठा, अन्य प्रदेशों से संबंध। अन्य प्रदेशों से संबंध, अन्य प्रदेशों से संबंध। पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है, उसके अन्य प्रदेशों के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध भी है। ध्यान देंगे, अन्य प्रदेशों से संबंध। पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है, पृथ्वी पर मानव अकेला नहीं है, उसका अन्य प्रदेशों के साथ भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंध भी है। ऐसा नहीं है कि हम भारत में रहते हैं तो भारत केवल पूरी विश्व में भारत ही एक अकेला देश है और कोई नहीं है, और भी बहुत सारे देश है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन से स्थान है जिनसे हमारे सामाजिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, और इन सारे संबंधों को किसमें, कौन से विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, मानव भूगोल के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। ये आपका मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो मैं आपको पिछले हर वीडियो में यही कहता आ रहा हूं कि आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कमेंट्स देखकर जिसकी जो भी समस्या है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका समाधान करूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाते रहिए और अपना जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।